इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे बाकायदा हिस्सा बनते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज गुल साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो भी सारी सूरत हाल पे हम बात कर रहे थे कल, हम ज़रा पीपल्स पार्टी की उस जो एक गैदरिंग थी उसी के हवाले से करते हैं। कुछ हमने इख्तलाफात की खबरें सुनी थी, कुछ शोर भी सुनाई दे रहा था, और कल बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ आपस में ऐसे नारों का तबादला किया, कुछ ऐसी चीज़ें हुई। क्या आपको लगता है कि तासुर ख़त्म हुआ है? देखें जी, ये तो तासुर बिल्कुल ठीक था। अब ख़त्म वक्ती तौर पे हो गया है और उसमें बहुत बड़ी मसलहत है। मसलहत यही है कि इस मुल्क पे जो हुक्मरान तबके हैं, हुक्मरान घराने हैं, उनका ये ख्याल है कि अगर वो इकट्ठे रहेंगे तो उसी में उनकी बका है। लिहाजा उन्होंने, और मैंने इस पे आप ही के एक्सप्रेस ट्रिब्यून में 2 दिन पहले एक मजमून भी लिखा, और उसमें मैंने बुनियादी तौर पे ये लिखा कि ये एक मुख्तसर इनका आपस में टकराव होगा और दुबई में जाके सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह है उनके मफादात, पार्टी के सियासी मफादात, और वो आई थिंक जब तक सियासी मफादात मुकद्दम रहेंगे, इनके अपने सियासी मफादात कौमी मफादात पे, उस वक्त तक ये सब लोग इकट्ठे रहेंगे। ये एक ऐसा जहनीत है, माइंडसेट है, चाहे वो दूसरा हमारा शरीफ घराना है या जरदारी घराना है या भुट्टो या गिलानी, चीमे, चट्टे, ये सब उस जहनीत की नुमाइंदगी करते हैं जिसने आज पाकिस्तान को इस हद तक पहुंचाया कि वर्ल्ड बैंक के एक सीनियर अफसर ने, जो कि जनूबी एशिया के इंचार्ज है, मार्टिन रेजर, उन्होंने अब खुल के ये बात कर दी कि पाकिस्तान की सियासी फौजी अशराफिया को ये फैसला करना है कि उन्होंने इस मुल्क में इस्लाहात करनी है या नहीं करनी, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब वक्त बहुत नहीं है, हालात इस तरह मजीद नहीं चल सकते। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि ये जो लाडला का टैग है, मैं जब भी अब अखबार हम खोलते हैं, जैसे परवेज इलाही की एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि अब इनके लाडला होने में कोई शक है, इनकी फौरी रिहाई से पता लगता है। तो ये जो इनकी मुखालिफ जमातें, खासतौर पर तहरीक इंसाफ है, उनको नवाज शरीफ साहब के लाडला होने पे एतराज़ है या अपने लाडला ना होने के मसाइल हैं उनको, कि हम क्यों नहीं हैं या हमें क्यों नहीं किया जा रहा? चूंकि इससे पहले उनकी लीडरशिप भी मुसलसल दावत तो देती रही है, पहले तनकीद और फिर दावत देती रही है कि हमसे बात करें, किसी सतह पे भी बात हो सकती है, एस्टैब्लिशमेंट से बात हो सकती है, हमसे कोई बात नहीं कर रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब का चेयरमैन ये भी कहते रहे। इस पर क्या कहेंगे आप? वो देखिए, बस अब जो कल के हीरो थे वो आज जीरो हैं, और जो कल के जीरो थे वो हीरो बन गए हैं। और पाकिस्तान में ये खेल काफी अरसे से चल रहा है। आपने वो WWF में जो रेसलिंग के शायद देखे होंगे, जी जी जी, कि जो जिसको विलेन के तौर पे पेश किया जाता है कल तक, वो आज का हीरो बन जाता है, और आज का हीरो कल का विलेन हो जाता है। सो पाकिस्तान में भी यही खेल चल रहा है। और जो मैंने आर्टिकल लिखा उसमें बुनियादी वजाहत मैंने यही की कि जब तक ये लोग दूसरे अपने मुखालफीन के खिलाफ एक्शन में दूसरों का साथ देते रहेंगे, बजाय इसके कि आपस में एका करें, इत्तेहाद करें, और जो गैर सियासी कुव्वतें हैं उनके सामने खड़े हों, ये लोग अपनी सियासी कुव्वतों को ही अंडरमाइन करते रहते हैं, टांगे खींचते रहते हैं। गुल साहब, फिल्मों की दुनिया में तो जब हीरो विलन बनते हैं, विलन हीरो बनते हैं, अक्सर स्टोरीज तो तब्दील होती रहती है, स्क्रिप्ट आई मीन, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी बदलते रहते हैं, नए डायरेक्टर आते हैं, नए प्रोड्यूसर्स आते हैं। पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं होता, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स नहीं बदलते, हीरो और विलन बदलते हैं। नहीं, जो WWF है वहाँ पे डायरेक्टर मालकान वही हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान की भी हालत कुछ बस ऐसी है, मालकान डायरेक्टर्स एक ही हैं, बस वो प्लेयर्स दरमियान में रिंग के अंदर जो आते हैं वो बदलते रहते हैं। उसकी वजह से इसको रोमांटिक साइड से उठा के इम्तियाज गुल साहब ने WWF की तरफ कर दिया कि ये खाड़ा है, ये कोई नो रोमांस पॉलिटिक्स। ठीक हो गया इम्तियाज गुल साहब। दूसरी जानिब ये जो हम कल एक मुबैयन ऑडियो की बात कर रहे थे, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा की और लतीफ खोसा साहब की एक ऑडियो आई, जिसमें कुछ इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, बज़ाहिर तौर पर लग रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ऑब्वियसली जो ऑडियो की हम बात कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब खोसा साहब ने इसकी तस्दीक भी की है। आपको लगता है कि गौहर जो खान साहब है, उनकी नामजदगी को लेकर पार्टी के अंदर कुछ रिजर्वेशन या कुछ कंसर्न्स मौजूद हैं? देखिए, पहली तो बात है, हमें इस फोरम से, मैंने मालूम नहीं आपके या एक और प्रोग्राम में यही कहा कि ये जो ऑडियो वीडियो का गंदा कारोबार है, हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए। डेफिनेटली, ठीक है। एक गैर कानूनी
काम है लोगों के प्राइवेट गुफ्तगू पब्लिक करना। अब जहाँ तक इख्तलाफात की बात है, एक पार्टी है जो कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला कर दी गई है और उसकी वजह से लोग बेचारे, कई लोग मजबूरन छोड़ रहे हैं, कई लोग खुशी से छोड़ रहे हैं। उसमें अब जब पार्टी की क़यादत का और सबसे बड़ा जुल्म जो था या ज्यादती है वो ये कि जी उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि इंट्रा पार्टी आप इलेक्शन करवाएं। आज से पहले कभी किसी पार्टी को ये नहीं कहा गया, ना ही किसी इलेक्शन कमीशन ने कभी किसी पार्टी के इंतखाबात को इंट्रा पार्टी जो होते हैं उसको कलअदम करार दिया। तो ये पाकिस्तान की तारीख में एक और नया चैप्टर लिखा गया है और इसके कॉन्टेक्स्ट में अब जाहिर है फिर मसाइल पैदा हो रहे हैं और उसमें इरफान जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने मेरे ख्याल थोड़ी सी इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया। वो चूँकि पश्तून हैं, जज्बाती हैं, वो ज़रा अपने कद से ज़्यादा खेल गए चंद मामलात में, तो उससे एक शुरू हुआ है इख्तलाफात का सिलसिला। और वैसे भी इख्तलाफात तो देखें हर पार्टी में होते हैं, वो अलग बात है कि दूसरी पार्टियों में उसको चुप करा दिया जाता है जबरदस्ती। यहाँ पे अभी चूंकि जिस चुप कराने वाला है वो बेचारा खुद बंद है, कुछ कह नहीं सकता, तो उस वजह से पब्लिक में ये सारी बातें आ गई हैं, पीछे से हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है, अच्छा ये जो आपने जिंदगी और मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया कि एक पार्टी जारी बात है सियासी तौर पर कि जिंदगी और मौत के दोराहे पर है कि वो कैसे चलेगी, तो मैं अगर आपसे थोड़ा सा मुश्किल सवाल करूं कि 8 फरवरी को आप इस पार्टी की क्या पोजीशन देखते हैं? जो जिस तरह की तब्दीलियां रुनमा हो रही हैं लीडरशिप के हवाले से, मुश्किलात का भी शिकार है, ओबियसली एस्टैब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात खराब हो गए, दे हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। चेयरमैन उनके जेल के अंदर है और वो चेयरमैन भी नहीं रहे अब जिन्होंने पार्टी बनाई। तो 8 फरवरी को या 7 फरवरी को कहां खड़ी देखते हैं आपकी पार्टी, आपको क्या लगता है? अच्छा, पहले तो मैं आपके अल्फाज दुरुस्त कर लूं। मैंने कहा कि जिंदगी और मौत की जद्दोजहद से में मुब्तला कर दिया गया है, कर दिया गया नहीं है, ठीक, मुब्तला कर दिया गया है या दो चार कर दिया गया है इस कश्मकश से। ठीक। दूसरी बात, जो मर्जी आप कर लें, जितने मर्जी इख्तलाफात हो जाएं, 8 फरवरी में अगर इलेक्शन होते हैं या तो लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, या अगर डालेंगे तो उन्हीं उम्मीदवारों को देंगे जिनको जो इमरान खान के साथ खड़े होंगे। इसमें तो इस वक्त कोई शक नहीं है। अब वो अलग बात है कि चूंकि पूरा अगर निज़ाम जो स्टेटस को है, इस निज़ाम के शराकतदार सिविल मिलिट्री, उन्होंने अगर ये तहैया कर रखा है कि पीटीआई के किसी बंदे को हमने आगे नहीं आने देना, तो जाहिर है बाइख्तियार लोग हैं, छड़ी भी उनके हाथ में है, बंदूक भी उनके हाथ में है और कंप्यूटर भी उनके हाथ में है। तो उसमें अब वो कॉन्टेस्ट, मेरा ख्याल है कॉन्टेस्ट नहीं है। जिस तरह इंतखाबात होते हैं, जब तक एज सुन एज पॉसिबल इनको फ्री रन नहीं दिया जाता, इन पे मुकदमों की भरमार, जो मुकदमे हर रोज़ नया एक मुकदमा दायर हो जाता है, जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा तो उस वक्त तक आप ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी, इस पार्टी को उसमें शुमार भी किया जाना चाहिए। यानी इंतज़ामी मशीनरी के ज़रिए एक पार्टी को, मैं फिर कहूँगा कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में अगर मुब्तला कर दिया जाए, ऐसे बना के पेश किया गया है, तो उसमें ज़ाहिर है वो तो फिर ले दे कि वही हमारी 2 पार्टियां रह जाती हैं जो आप पब्लिक ओपिनियन पोल्स में जाएं, जिस फोरम पे भी आपने देखे होंगे कि वो 70-75% वो पीटीआई के हक में जाते हैं, 10-15% PMLN के हक में लोग वोट देते हैं, बाकी 2-4% पीपल्स पार्टी को मिल जाते हैं। और उसके बावजूद ये लोग बढ़के इतनी मार रहे हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि जो वोट का फैसला, इंतखाब का फैसला उन वोटों की बुनियाद पे गालिबन नहीं होगा जो वहाँ पे डाले जाएंगे, फैसला कहीं और होगा। फैसला कहीं और होगा। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, इस सारी सिचुएशन में एक अवाम भी है और उस अवाम के बहुत सारे मसाइल भी थे, और उस पीडीएम हुकूमत जिसने महंगाई को बहुत चैलेंजिंग कहा था, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग पे काफ़ी तनकीद की है इस महंगाई को लेके। कल निहाल चौधरी साहब जो कि नून लीग के हैं, उन्होंने ही अपनी ही पार्टी के एक जो रहनुमा हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि सारी जिम्मेदारी एहसन इकबाल साहब की, अगर नोटिस लिया जाता तो उनको बरतरफ कर दिया जाता। तो ये अपनी पार्टी के अंदर अपनी ही हुकूमत के दौरान जिस महंगाई के ऊपर ये बात हो रही है, इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? जाहिर है जी, अवाम के मसाइल तो जूं के तू खड़े हैं ना, जो गुज़िश्ता 1.5-2 बरसों के दौरान जितनी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की गई एक हुकूमत को तब्दील करके, उसमें जो मौजूदा हालात हैं उस तब्दीली का उसमें
आधे से ज़्यादा हिस्सा है जो पाकिस्तान के इस वक्त ख़राब हालात हैं। कोई माने ना माने, लेकिन मुझे तो कुछ मईशतदानों ने ये कहा कि जो तब्दीली हुई है वो 2/3 जिम्मेदार है पाकिस्तान की मौजूदा इन्फ्लेशन की, पाकिस्तान के मौजूदा कर्ज़ों की सूरत हाल की। अब इल्ज़ाम उसको दे दें उसको दे दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मसला ये है कि क्या हमारी जो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इस मुल्क की सियासी फौजी अशराफिया इस्लाहात पे राज़ी है कि नहीं, अगर राज़ी नहीं है तो फिर ये यही होगा कि आप देखें ना 8-9 अगस्त तक ये इकट्ठे थे, आज फिर पीपल्स पार्टी, जरदारी, बिलावल, शाहबाज, एहसन इकबाल एक दूसरे को अमलन गालियां दे रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह अभी बड़ा जल्दी ये गालियां पे भी आ जाएंगे। जो ये इल्ज़ाम लगाया करते थे पीटीआई पे, वही इल्ज़ामात अभी आपस में उसका तबादला होगा, क्योंकि इन्होंने जो गवर्नेंस की है 15 साल की मिसाली गवर्नेंस मिसाल के तौर पे सिंध में हुई है, या ये 35 साल से ज़्यादातर यही हुक्मरान रहे, दूसरा घराना जो है वो पंजाब में रहा है, तो जो मिसाली गवर्नेंस है उसमें दिखाने को कुछ नहीं है। और क्या होता है कि आप यानी इनकी सियासत ले दे के और हमारे चैनल्स की भी सियासत ले दे के इस पे रह गई है कि जरदारी ने ये कहा, भुट्टो ने ये कहा, ऐसा क्यों कहा, शहबाज ने, नवाज ने ये कहा। यानी हम शख्सियात की शख्सियत परस्ती में और शख्सियात पे बहस में लगे हुए हैं। आम आदमी बेचारा कहाँ काउंट लेकिन करता है? उसमें तो फिर उसमें तो गुलशन कतई कलामी फिर कोई अमर माने नहीं है, फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को जीत जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझते हैं जैसे कि आपने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म किया, तो वो तो तकरीबन पूरी तहरीक इंसाफ इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान में आ गई है। इवन वसीम अकरम प्लस तहरीक इंसाफ में नहीं है, चेयरमैन पीटीआई जिनको कहते थे। तो फिर उस लिहाज से तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बड़ी मकबूल होनी चाहिए लोगों में, चूंकि लोग तो सारे वही हैं जो 3-3.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रहे, तकरीबन वही हैं। देखिए लोग आम आदमी बड़े मुखलिस होते हैं, वो मुखलिस लोगों के पीछे जाते हैं, लोटों के पीछे नहीं जाते हैं। और अब तो लोटों का कारोबार पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों को पहचान होगी कि कौन सा लोटा नंबर 1 है और कौन सा नंबर 2 है। लिहाजा इस्तेकाम पार्टी हो, ये तो वो हैं प्लेटो की तरह, शायद मैंने पहले भी कहा था कि इनको आप जिस तरफ मरोड़ना चाहें मरोड़ लेंगे, जिससे जो शक्ल आप इनकी बनाना चाहें बना लेंगे। ये बस इशारे के मुंतज़िर होते हैं। अब लोग पाकिस्तान के इतने बेवकूफ़ नहीं रहे हैं। आप उनमें पैसे दे के वोट तो ले लेंगे, जो सिंध में होता है, बलूचिस्तान में होता है, जो आपने 4-5 साल कमाया होता है, अरबों रुपए कमाए होते हैं, उसमें से 4-5 करोड़ लगा के वोट खरीद के और जीत जाते हैं। फिर कहते हैं कि जी जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है। तो ये बेहतरीन इंतकाम यही होता है कि आप अपने 4-5-6-10 करोड़ खर्च करके और अपनी दोबारा निशिस्त हासिल कर लेते हैं। लेकिन हमने इलेक्शन के जरिए हम जीत के। आई होप आई हैव अ टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन लास्ट मिनट। अच्छा, एक सवाल बिल्कुल मुख्तसर में, ये भी फिर इमरान खान साहब जिनकी हम बात करें, उन्होंने फिर किसी के ऊपर एतमाद का इजहार भी तो नहीं किया ना, किसी सियासी चेहरे के ऊपर जो लोग उनके साथ खड़े हैं, जो लॉयल हैं उनके, कि उनमें से किसी को चेयरमैन बना देते। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं गुल साहब कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फोरम पे फिर बात तो कर सकते, सियासी तौर पर गुफ्तगू को तो आगे बढ़ाते हैं कि ये जो ज़ेरे अताब है पार्टी, जिसको बकौल आपने के इस दौराए पर ला खड़ा कर दिया गया है, वो कहीं इससे निकल पाती है। ऐसा कोई सियासी चेहरा वो नहीं लाए सामने, वो एक वकील साहब को सामने लाए हैं। तो आपको नहीं लगता कि किसी सियासी शख्सियत पे एतमाद बेहतर होता है इस मामले के अंदर? नहीं, उसमें देखें, अव्वल तो बात यह है कि किसी भी डॉक्टर को, इंजीनियर को पार्टी का सरबराह बनाना है, इसमें ममानियत क्या है? क्या दूसरी पार्टियों में डॉक्टर, इंजीनियर और वकील नहीं है? दूसरी बात यह है कि जितने भी इनके करीब लोग हैं वो या अंडरग्राउंड है या उन पे 3-3 दर्जन 4-4 दर्जन मुकदमे हैं। और अगर मुकदमे ही, आपने जो मैंने शुरू में बात कही कि मुकदमों का सिलसिला जब तक बंद नहीं होगा, यानी असद उमर को मजबूरन निकलना पड़ा कि उनके खिलाफ कोई 34 मुकदमे हैं, फवाद चौधरी को जाना पड़ा कि उसके खिलाफ 45 मुकदमे हैं, इस तरह शिबली फराज हैं, जितने भी लोग हैं, शंदाना गुलजार, शहरियार अफरीदी, महमूद रशीद साहब अभी तक जेल में हैं, वो एजाज चौधरी साहब अभी तक जेल में हैं। किसको करें? ये तो जिसको या कोई जेल में है या अंडरग्राउंड है या लाएंगे तो दोबारा जेल चले जाएंगे, खिलाफ एक एफआईआर आ जाएगी। सिंपल सी बात है।